सो कम्युनिकेशन में जो सबसे पहली बात हम करेंगे यह होगा कि सिलेबस क्या है, किन किन पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, पहले किन पार्ट से क्वेश्चन आते थे और अब उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहली चीज जो है हमारे पास वह है इसका सिलेबस। तो पहले के सिलेबस में आपके सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने। ठीक है, अब जो सिलेबस है आपके सामने है कम्युनिकेशन, मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड वन है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड वन क्या है? वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड वन क्या है? इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। फोर्थ वन क्या है? क्लासरूम कम्युनिकेशन। फिफ्थ वन क्या है? बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड द लास्ट वन क्या है? मास मीडिया एंड सोसाइटी। ठीक है, यह हमारा छोटा सा सिलेबस है और इसी सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसमें एक नया क्या है जो पहले नहीं था या पहले जो चीजें शामिल नहीं थी सिलेबस में, उसमें एक तो है इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन और जो दूसरा पोर्शन है मास मीडिया एंड सोसाइटी या सिंपली मास मीडिया करके था या मास मीडिया एंड सोसाइटी नहीं था, यानी सोसाइटी के ऊपर मास मीडिया का क्या इंपैक्ट है इसकी चर्चा पहले नहीं होनी थी, अब हमें करनी। ठीक है, तो यही हमारा कम्युनिकेशन का सिलेबस है। एक बात बताओ, बहुत ही कॉमन टर्म हम यूज करते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? बोलो, वर्बल किसे कहेंगे, नॉन वर्बल किसे कहेंगे? बताइए, क्योंकि यह एक ऐसा टर्म है जिससे हम लोग हमेशा सुनते रहे हैं कि हाँ भाई ये वर्बल है नॉन वर्बल है, तो वर्बल क्या है नॉन वर्बल क्या है? गाइस सोचो क्या है, बताओ। देखो दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है बता देता हूं। जहां भी मीनिंगफुल वर्ड का यूज है केवल वही पार्ट वर्बल है, उसके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो सब नॉन वर्बल है। इसी कारण से जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा वर्बल होता है इन जनरल। ठीक है, वही जब हम बोलते हैं कि इससे बात करते हैं तो वर्बल एंड नॉन वर्बल का मिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो यहां जितने मीनिंगफुल वर्ड्स हैं मेरे सेंटेंसेस में केवल उतना ही वर्बल का पार्ट है। वर्बल का मतलब बोलना नहीं होता है, वर्बल का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर कंसीडर्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा एक सर्टेन टोन है ना, एक सर्टेन वॉल्यूम है। कई लोग, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है हिमेश रेशमिया, नाम सुना है? बताओ। यस सर। तो हिमेश रेशमिया जब नए नए आए थे फिल्मों में तो उनके गाने को लेकर लोग क्या कहते थे, याद है ये बात? नाक से गाते हैं कहते थे लोग कि हिमेश रेशमिया नाक से गाते हैं। इस चीज को कम्युनिकेशन में हम कहते हैं नेसलिटी। क्या कहते हैं उसे? नेसलिटी, यानी जहां आपके साउंड में नाक यानी नोज का भी कुछ इंपैक्ट आ जाता है उसे हम नेसलिटी कहते हैं। तो ये सब चीजें किस, नेसलिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, पिच हो गया, टोन हो गया, किसी भी चीज को डिलीवर करने का हर इंडिविजुअल का अलग अलग स्टाइल है, वह सब चीजें हो गई। ये सब किसका पार्ट है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। ठीक है, जैसे मान लो कोई आपसे छोटा होता है, कुछ शरारत, अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो आप क्या करते हो बताओ? तो कोई आपसे छोटा है, शरारत कर रहा है तो आप क्या करते हो? एक तो डांटना हो गया, डांटने के अलावा और क्या करते हो? कई बार एक दो थप्पड़ पड़ जाते हैं, होता है ऐसा? बताओ। गाइस होता है कई बार अपने यस छोटों को एक दो थप्पड़ मार देना, आंखें दिखाना,
यस सर। यह दोनों किसका पार्ट है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। थप्पड़, थप्पड़ में क्या हुआ? टच होगा। टच को हम क्या कहते हैं? हैप्टिक्स। इसकी अलग स्टडी होती है। हैप्टिक्स इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे ही आंखें दिखाना, आंखों का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए, उसका एग्जांपल, उसको हम कहते हैं ओक्यूलेसिक्स। उसे हम क्या कहते हैं? ओक्यूलेसिक्स। ये सब किसके पार्ट हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो ध्यान रखना, जब भी हम कहीं बात कर रहे हैं, किसी से कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, केवल जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं वहीं तक हमारे पास क्या आता है? वर्बल। उसके अलावा जो कुछ भी है सब नॉन वर्बल का पार्ट है। वर्बल का मतलब बोलना नहीं होता है, ध्यान रखना। वर्बल का मतलब बोलना नहीं होता है, ठीक है? यस सर। श्योर है? चलो, अब एक और चीज है, मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो मास मीडिया किस तरह से सोसाइटी को, अभी वर्बल नॉन वर्बल को मैं पूरा आपको नोट डाउन कराऊंगा जब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे कि करके सारे टॉपिक्स को। तब अब मास मीडिया एंड सोसाइटी की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मास मीडिया एंड सोसाइटी को लेकर समझने के लिए आप एक चीज देख सकते हो कि किस तरह से मास मीडिया ह्यूमन बिहेवियर को इंपैक्ट करता है और ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से मास मीडिया को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। जैसे कई बहुत अच्छे उदाहरण हैं, बट एक फिल्म आई थी सलमान खान की, फिल्म का नाम क्या था? उसकी और सोनाक्षी शर्मा के साथ फिल्म थी, ध्यान, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। सोनाक्षी सिन्हा की शायद फिल्म थी एक। खैर, उस फिल्म में का जो बालों का स्टाइल था और सलमान खान का, बहुत से बच्चों ने लंबे लंबे बाल अपने टाइम पर उस टाइम पे रखे थे। अगर आप लोग शायद छोटे रहोगे उस समय, जब जब तक मुझे लगा 10th वगैरह में रहोगे जब वो फिल्म आई होगी, ठीक है? तो किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर मास मीडिया का इंपैक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज की हमें स्टडी करनी है, किस तरह से एक समाचार एक बहुत बड़े ग्रुप के लोगों को इंपैक्ट करता है। मास मीडिया में क्या क्या आता है, एलो जर्नलिज्म क्या है, किस तरह से जर्नलिज्म का इस्तेमाल जो होता है अपने व्यू पॉइंट को सामने रखने के लिए होता है, किस तरह से जर्नलिज्म को यूज करके अपने पक्ष में हवा बनाई जाती है, ठीक है? किस तरह से जर्नलिज्म का इस्तेमाल करके लोग अपने पक्ष में हवा बनाते हैं, किस तरह से जर्नलिज्म का इस्तेमाल करके शासन किया जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम में जर्नलिज्म कैसे यूज होता है। ये सब जैसे मास लाइन कम्युनिकेशन है जिसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वो बेसिकली मास मीडिया एंड सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। मास लाइन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो करती हैं। जैसे चीन में जो माओ का कम्युनिकेशन था लोगों के साथ, वह मास लाइन कम्युनिकेशन में काउंट होता है। तो वह क्या होता है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, अब बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें हम क्या देखेंगे कि, अच्छा हाँ, आगे बढ़ने के पहले एक सवाल है छोटा सा। भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा माना जाता है? सबसे पहला अखबार या न्यूज मैगजीन कौन सा है भारत का, ये बताओ। दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट न्यूज पेपर ऑफ इंडिया और न्यूज मैगजीन ऑफ इंडिया, तो पता है आपको? एक बहुत मजेदार हिस्ट्री है। देखो, कई जगहों पे हमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री पे भी फोकस करना होगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। सो इसको लेके हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। 1773 भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर माना जाता है। जानते हो क्यों? बताओ, क्या इंपॉर्टेंस है इस ईयर का इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, इंडिया की पॉलिटिक्स में या मॉडर्न इंडिया में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पता है आप लोगों को? बताइए। ठीक है, आप सबने भारत का इतिहास तो पढ़ा ही होगा, ठीक है? अभी हम जिन्हें राष्ट्रपति कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, जब अंग्रेजों के टाइम पे उनका नाम क्या था?
ये बताओ। अभी जिन्हें हम प्रेसिडेंट कहते हैं, अंग्रेजों के टाइम पे उन्हें क्या कहते थे बताइए? उन्हें वायसराय कहते थे। नाम सुना है? लॉर्ड माउंटबेटन इज कंसिडर्ड एज द लास्ट ब्रिटिश वायसराय, whereas चक्रवर्ती राजगोपालाचारी is considered as the first Indian and only Indian वायसराय। तो वायसराय नाम था, Yes, ये sir. पता है सबको। अब वायसराय के पहले क्या होते थे? वायसराय नाम जो आया है वह 1858 में आया है, जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था उसके बाद, 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद से वायसराय बने हैं। उसके पहले उस पद को गवर्नर जनरल कहा जाता था। गवर्नर जनरल, क्लियर चीज? राज्यों Yes. में यानी प्रोविंसेस में गवर्नर्स होते थे, ठीक है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, जैसे आज भी दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। और नेशनल लेवल पे क्या होता था? गवर्नर जनरल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल का पोस्ट कब क्रिएट हुआ? जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो, और मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करेंगे, अभी तो एंशिएंट इंडिया की बात करनी बाकी है। 1773 में, 1773 तक आते आते अंग्रेजों का जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कब्जा था लगभग पूरे भारत पे हो चुका था। कई जगहों पे डायरेक्ट कब्जा कब्जा कर चुके थे, कई जगहों पे जो लोकल राजा थे वो उन लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर दे रहे थे, बट सब लोग नहीं दे रहे थे, बहुत सारे लोग उनका विरोध भी कर रहे थे। जैसे कुछ ऐसे नाम है जो हमारे इतिहास से गायब हैं, जिनकी चर्चा नहीं होती है, जैसे फतेह बहादुर शाही का नाम आता है, बनारस के राजा चेत सिंह का नाम आता है। तो लोग कर नहीं दे रहे थे, लोग अंग्रेजों के साथ उस समय भी युद्ध कर रहे थे और बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे थे, वो अलग है। पर उसके अलावा लगभग पूरा भारत जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली था। अब दिक्कत ये हुई कि भारत में अंग्रेजों ने 3 अलग अलग एंटिटीज क्रिएट कर रखी थी। एक एंटिटी थी कहां पे? कलकत्ता यानी बंगाल। दूसरी एंटिटी थी बॉम्बे, हम आज जिसे मुंबई कहते हैं। और तीसरी एंटिटी कहां थी? मद्रास। साउथ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए जगह क्या थी? मद्रास। वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया को कंट्रोल करने की जगह क्या थी? बॉम्बे। और बाकी पूरे नॉर्थ इंडिया का कंट्रोल कहां से होता था बताइए? बंगाल से। क्लियर है? अब उस समय तक आते आते जब पॉलिटिक्स में ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वॉल्व हो गई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह कहा कि भाई जब आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके हो तब आप एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम नहीं करोगे, बल्कि आप एक पॉलिटिकल एंटिटी की तरह काम करना शुरू करो। यानी अब आपको रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को करनी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को करनी है। इसके लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को हमें रिपोर्ट करनी, अगर आपको करनी है तो उसके लिए हमसे बात कौन करेगा? उसके लिए हमसे बात कौन करेगा? एक फिक्स पर्सन होना चाहिए ना जो उनसे बात कर सके। बात समझ रहे हो मेरा? तो उस समय तक भारत में तीनों अलग अलग जगहों पे 3 अलग अलग गवर्नर होते थे, 3 अलग अलग मिलिट्री चीफ होते थे। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तय किया कि नहीं, अब 3 अलग अलग गवर्नर नहीं होंगे, गवर्नर 3 होंगे, लेकिन भारत में एक पर्सन होगा जो गवर्नर जनरल कहा जाएगा, और बंगाल का गवर्नर जो होगा ऑटोमेटिक रूप से भारत का गवर्नर जनरल होगा, और वह पूरे भारत के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और वह ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा। यह नियम बनाया गया। तो यह नियम कब बना? 1773 में। अब जब 1773 में यह नियम बना तो कलकत्ता भारत का एक तरह से कैपिटल बन गया। उसके पहले तक कलकत्ता भारत का कैपिटल नहीं था, ध्यान रखना। उसके पहले तक कलकत्ता भारत का कैपिटल नहीं था। तो जब ये नियम बनता है और यह होता है कि द गवर्नर ऑफ बंगाल विल बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, so virtually the place of governor general became the capital of India, and so the Calcutta became the center point of all the activities in India. It became the center of military, it became the center of culture, it became the center of administration. क्लियर है? उस समय तक एक चीज और भी थी कि पूरे भारत पे जो बिजनेस करने का काम था ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। खैर अभी इस पे इन डिटेल में बाद में जाएंगे। सो कलकत्ता में ही 1780 में भारत का पहला न्यूज़पेपर शुरू होता है। कलकत्ता में ही भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट होता है
कहाँ स्टार्ट होता है? कलकत्ता में, कलकत्ता में स्टार्ट होता है। उसका नाम क्या होता है? बंगाल गजट। उसका नाम क्या होता है? बंगाल गजट। क्लियर है गाइस? क्लियर ये चीज? यस सर। ठीक है। सो जो सबसे पहला न्यूज़पेपर होता है उसका नाम होता है बंगाल गजट, और उसे स्टार्ट कौन करते हैं? उसे स्टार्ट करने वाले पर्सन का नाम होता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। से स्टार्ट कौन करता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है। सो जेम्स ऑगस्टस हिक्की इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ प्रिंट मीडिया इन इंडिया। और चूंकि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने उसे स्टार्ट किया था, इसलिए उसे कई बार हिक्कीज गजट भी कहते हैं। यह भारत का पहला न्यूज़पेपर था। ठीक है। अब अगर भारत के हम दूसरे न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो बहुत मजेदार चीज है कि उसका नाम इंडियन गजट था, लेकिन वो एक तरह से सरकारी न्यूज़पेपर था। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, क्या था उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है। चलो फॉर्मल वे में इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा और चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन वर्ड का ओरिजिन क्या है? यह माना जाता है, देखो जहां दिक्कत हो वहां इमीडिएट पूछ लो मुझसे, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, बट पूछो। मैं चाहता हूं कि आप लोग क्लास में इंटरेक्ट करो। ठीक है। चलो कम्युनिकेशन वर्ड की ओरिजिन क्या है? द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड एज द लैटिन वर्ब कम्युनिकेयर। हम क्या मानते हैं, कौन सा वर्ड इसका ओरिजिन है? लैटिन वर्ब कम्युनिकेयर। तो लैटिन वर्ब है कम्युनिकेयर, वर्ड इसका ओरिजिन है। इसका मतलब क्या होता है? टू मेक कॉमन और टू शेयर, चीजों को कॉमन बनाना या शेयर करना। ठीक है। ऐसा भी माना जाता है कि इसका एक और ओरिजिन हो सकता है, और वह ओरिजिन क्या है? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? टू कम्युनिकेट एंड शेयर, और टू इम्पार्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैसेज, आइडिया और कंसेप्ट। क्लियर है? तो यह माना जा सकता है कि कम्युनिकेशन वर्ड के दो ओरिजिन हैं। पहला ओरिजिन क्या है हमारे लिए? कम्युनिकेयर, जिसे ज्यादातर लोग मानते हैं कि कम्युनिकेशन का ओरिजिन है, और दूसरा है कम्युनिस्ट। पहला वर्ड क्या है? कम्युनिकेयर, और दूसरा वर्ड क्या है? कम्युनिस्ट। यही दोनों वर्ड जो है कम्युनिकेशन के ओरिजिन माने जाते हैं। और इन दोनों का मतलब क्या होता है? टू शेयर और टू मेक कॉमन। अब क्या शेयर करना है, क्या कॉमन बनाना है, क्वेश्चन यहां पे आता है। सो हम क्या शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ये बताओ। हम आपस में क्या शेयर कर सकते हैं, बताइए। सर नॉलेज। नॉलेज, ठीक है। इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, इमोशंस। क्लियर है? यस फैक्ट, सर। ओपिनियन, ये सब चीज हम शेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? यस सो सर। हम कह सकते हैं कि द कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशंस between two or more persons to create a common ground of understanding. It can be defined as the exchange of facts, ideas, opinion or emotions between two or more persons to create a common ground of understanding. यह बेसिक डिफिनेशन है, जहां यह कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में फैक्ट का, आइडियाज का, ओपिनियन का, इमोशन का एक्सचेंज जो होता है वह कम्युनिकेशन होता है, ताकि हम उनके बीच में एक कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके, यानी एक कॉमन, एक सामान्य समझ डेवलप कर सके, तभी जाके कम्युनिकेशन हमारा पूरा होता है। ठीक है। सो कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वेदर और नॉट। एक्चुअली सीजी ब्राउन ने कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हुए कहा है, द कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम
one person to another person, whether or not it elicit confidence, but the information transferred must be understandable to the receiver. तो ब्राउन का यह कहना है कि कम्युनिकेशन क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर, आदान प्रदान है, जो उस पर्सन में कॉन्फिडेंस भले जनरेट ना करे, लेकिन कम्युनिकेशन इस तरह का होना चाहिए कि जो दूसरा पर्सन है वो उसे समझ सके, जो सेकंड पर्सन है वो क्या कर सके, उसे समझ सके. क्लियर है गाइस? क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ठीक है. So communication is giving, receiving or exchanging ideas, information, signals or messages through appropriate media, enabling individuals or groups to persuade. अब यहां देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, to persuade, to seek information, to give information or to express emotions. अब यह जो डेफिनेशन है ना, यह डेफिनेशन हमें 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताता है कम्युनिकेशन का. ठीक है, एक को कहते हैं हम परसुएसिव फंक्शन, एक को हम क्या कहते हैं बताओ? परसुएसिव फंक्शन. परसुएसिव फंक्शन. दूसरे को कहते हैं इंफॉर्मेशन फंक्शन. तीसरे में क्या है, हम अपने इमोशंस को एक्सचेंज कर रहे हैं. फिर ऑर्डर होता है. ठीक है, जब हम इमोशन एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है, हम किसी के साथ जुड़ते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद से ऑर्डरिंग आता है, ये सब चीजें आती हैं. लेकिन यह डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह फंक्शंस कम्युनिकेशन में क्या क्या हो सकती है इसके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी दे देता है. सो कम्युनिकेशन इज गिविंग, रिसीविंग और एक्सचेंजिंग. गिविंग भी है, रिसीविंग भी है, और जब गिविंग और रिसीविंग दोनों होगा तो क्या होगा, एक्सचेंज होगा, अदल बदल. ठीक है, क्या आइडियाज, इंफॉर्मेशन, आइडिया का, इंफॉर्मेशन का, सिग्नल्स का या मैसेज का. और इसके लिए हम एप्रोप्रिएट मीडियम का इस्तेमाल करते हैं. ध्यान रखिएगा, किसका इस्तेमाल करना है, एप्रोप्रिएट मीडियम का इस्तेमाल करना है. ठीक है, ताकि हम किसी दूसरे पर्सन को या किसी दूसरे ग्रुप को परसुएड कर सके, मोटिवेट कर सके, उनको कुछ इंफॉर्मेशन दे सके या फिर उनसे कुछ इंफॉर्मेशन ले सके या फिर अपने इमोशंस को उन्हें हम बता सके. श्योर हैं? Yes, sir. ठीक है. नाउ जो डेविड के बार्लो है, देखो डेविड के बार्लो का जो डेफिनेशन है यह 2-3 बार सेट में पूछा गया है. ठीक है, जो स्टेट लेवल के जो टेस्ट होते हैं उसमें पूछा गया है. इन्होंने क्या कहा है कि वी लुक टू द मैसेज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कम्युनिकेटिव पर्पस. हम हमेशा जो हमारा मैसेज होता है उसके ऊपर ध्यान देते हैं ताकि हम यह जान सकें कि कम्युनिकेशन क्यों किया जा रहा है. कम्युनिकेशन का पर्पस जानने के लिए हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, मैसेज के ऊपर फोकस करते हैं कि मैसेज क्या है. मैसेज से ही पता लगता है कि हम कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं. ठीक है गाइस, ये चीज क्लियर है? यस सर. अब यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे कई बार क्वेश्चन आता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं, जो डेविड के बार्लो हैं, जिनका नाम अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा था. उन्होंने एक बेसिक मॉडल कम्युनिकेशन का दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक कम्युनिकेटर होगा या कम्युनिकेशन सोर्स होगा, जिसे हम एनकोडर भी कहते हैं. ठीक है, वह क्या करेगा, वह कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है. क्या करता है, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है. अगर वो कम्युनिकेशन को स्टार्ट
वो क्या तय करेगा? अगर कोई पर्सन कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना चाहता है, इनिशिएट करना चाहता है, तो वह सबसे पहले क्या तय करेगा, ये बताइए, बताओ। मैटर। क्या कम्युनिकेट करना है? मैटर, बिल्कुल ठीक है। आइडिया, थॉट, इमोशन, इंफॉर्मेशन, क्या कम्युनिकेट करना है। फिर वो क्या करेगा? जो कुछ भी उसे कम्युनिकेट करना होगा उसको वह किसमें कन्वर्ट करेगा? स्टेटमेंट में। तो वह जो मैसेज को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने का तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनकोडिंग कहते हैं। यानी आप जो कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहते हो, जैसे आपने अपने मन में सोचा कि आपको किसी से कुछ कहना है, जैसे मान लो कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो इस क्लास में कम्युनिकेटर या कम्युनिकेशन सोर्स कौन हो गया, ये बताओ। इस क्लास में कम्युनिकेटर या कम्युनिकेशन सोर्स कौन हो गया? आप। मैं हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या तय करूंगा कि मुझे आपके साथ क्या कम्युनिकेट करना है। सबसे पहले मैं क्या तय करूंगा कि मुझे आपके साथ क्या कम्युनिकेट करना है। क्लियर है? श्योर Yes, हो? sir. तो जब मैं तय करूंगा क्या कम्युनिकेट करना है, तो जो मेरे माइंड में है मैं एग्जैक्टली वैसे ही कम्युनिकेट नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे उसे आपके समझने के लायक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, जिसे हम मैसेज कहते हैं। तो जो भी मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूं ये सब क्या है? मैसेज है। क्लियर है? तो अपनी थॉट को, अपनी सोच को जो मैसेज में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनकोडिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एनकोडिंग कहते हैं। तो जब हम एनकोडिंग करते हैं तब क्या बनता है? मैसेज। मैसेज के बाद हम क्या करते हैं? एक चैनल के बारे में, एक मीडियम के बारे में तय करते हैं कि मैसेज हम कैसे डिलीवर करेंगे। एप्रोप्रिएट मीडियम में एप्रोप्रिएट चैनल होना चाहिए। ठीक है? तो मीडियम या चैनल हमारे लिए क्या होगा? अभी यहां पे तो बोल के है, लिख के हो सकता है। ठीक है? कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो सकता है ना? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो सकता है। Yes. ठीक है? तो वह मीडियम हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब मीडियम तय हो जाता है, फिर उस मीडियम के द्वारा उस मैसेज को मैं आप तक भेज रहा हूं। अब आप लोग क्या कर रहे हो? अपनी नॉलेज के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उस मैसेज को डिकोड कर रहे हो और उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। जब आप डिकोड करोगे तो उसके बाद क्या होगा? आप उसे समझ पाओगे। ये चीज क्लियर है? जब आप Yes, उसे sir. डिकोड Yes. करोगे तो समझ पाओगे। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक चीज और आती है, और वह क्या है? बीच में बहुत सारे डिस्टरबेंसेस आते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इंपैक्ट कर सकते हैं, और उन डिस्टरबेंसेस को हम क्या कहते हैं? बैरियर या नॉइज। जैसे आज आप लोगों को दिक्कत कम फील हुई होगी, लेकिन कल की क्लास में साउंड को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत थी ना? कल अगर आप लोगों ने क्लास किया था तो कल की क्लास में साउंड को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत थी। साउंड क्लियर नहीं था, ब्रेक करके जा रहा होगा। तो वह जो Yes, sir. प्रॉब्लम थी, वह प्रॉब्लम क्या कहलाएगा? बैरियर कहलाएगा। श्योर है? श्योर है? ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन की फील्ड में जो नॉइज होता है वह एक अम्ब्रेला टर्म होता है। नॉइज क्या होता है? अम्ब्रेला टर्म। नॉर्मली नॉइज का मतलब हम क्या लगा लेते हैं? घर में कोई कहता है शोर मत करो, मतलब जब हल्ला करते हो, शोर करते हो, तेज आवाज में कुछ बोलते हो, उससे नॉइज कहते हैं, उसी को नॉइज कहते हैं ना? लेकिन कम्युनिकेशन में जो नॉइज होता है वह एक अम्ब्रेला टर्म है। उसमें सब कुछ शामिल हो जाता है, हर तरह का बैरियर, हर तरह की रुकावट उसमें शामिल होती है। ठीक है? तो चलो, आज की क्लास में दो चीजें हम लोगों ने की। कम्युनिकेशन का ओरिजिन क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या किया? तो कम्युनिकेशन का ओरिजिन क्या है ये बताओ। कम्युनिकेयर या कम्युनिक, दोनों लैटिन वर्ड्स हैं। कम्युनिकेयर वर्ब है। तो ज्यादातर लोग यह मानते हैं इसका ओरिजिन क्या है हमारे लिए? कम्युनिकेयर है। इसमें कोई डाउट?
इसके बाद No. ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या जाना कि कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, अलग अलग लोगों ने कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन किया है। बस डिफिनीशन में सबसे कॉमन चीज क्या है, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन और इमोशंस। क्लियर है। Yes, sir. कम्युनिकेशन किस लिए होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने चीजों को दूसरे के सामने रखने के लिए, दूसरों के साथ जुड़ने के लिए, दूसरों के साथ एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट करने के लिए। क्लियर है। तो हम अपने आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियन, इमोशन रख के लोगों के साथ हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। सो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन हमें यह बताता है कम्युनिकेशन क्या है। इसमें कोई डाउट? No, sir. और फिर फाइनली हमने क्या जाना कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो सबसे बेसिक कम्युनिकेशन है, जो सबसे बेसिक मॉडल है, जो लीनियर मॉडल एंड जो यूनिडायरेक्शनल मॉडल है, जहां हम कम्युनिकेटर से यानी सेंडर से रिसीवर तक पहुंचते हैं। उसमें कितनी चीजें आती हैं? 5। क्या क्या आता है हमारे पास? कम्युनिकेशन सोर्स यानी कम्युनिकेटर या एनकोडर। दूसरा क्या आता है? मैसेज। तीसरा क्या आता है? चैनल या मीडियम। चौथा क्या आता है? डिकोडर या रिसीवर जो आप लोग हो। और पांचवा क्या होता है? इस पूरे सिस्टम को इंपैक्ट करने वाली चीज, और वह चीज क्या होती है? बैरियर। बैरियर। श्योर है? कोई डाउट? अब बैरियर कितने तरह के होते हैं, ये सब चीजें हम लोग अगली क्लासेस में करेंगे। ठीक है। 8 तारीख से आपकी क्लास रेगुलर बेसिस पे शुरू हो जाएगी, और उस दिन से जो क्लास शुरू होगी उसका टाइम फ्रेम भी हमारा ज्यादा रहेगा। अभी तो हाफ एन आवर का चल रहा है, बट उस दिन से हमारे टाइम फ्रेम जो रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा। ठीक है। यस सर। चलो आज की क्लास एंड करें। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो।